Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and I welcome you to this edition of the Hindu Analysis. We'll be talking about the current affairs period from January 11 to 16 in this particular edition. So let's get started. So we'll be talking about Jallikattu first of all. Tamil Nadu government allowed Jallikattu despite of COVID surge during that period. तो थोड़ा सा जल्लीकट्टू के बारे में समझते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और ये न्यूज़ में रहता है काफ़ी. तो ये पोंगल के दौरान तमिलनाडु में एक प्रथा है जल्लीकट्टू की. ठीक है, तो स्पेशली देयर इज़ अ जल्लीकट्टू बेल्ट. तमिलनाडु में कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा ये सेरेमनी की जाती है. तो मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पडुकोट्टई, डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट्स जो है इन्हें जल्लीकट्टू बेल्ट कहा जाता है. तो इट्स अ ट्रेडिशन ओवर 2000 ईयर्स ओल्ड. 2000 साल पुराना ट्रेडिशन है ये. और बेसिकली इसमें एक बुल को टेम किया जाता है. ठीक है, तो देयर इज़ अ अरीना जहाँ पर एक बुल है उसे प्रिक किया जाता है. और फिर देयर इज़ अ बेसिकली ट्रेडिशन वेयर पीपल ट्राई टू टेम दैट बुल. ठीक है, और उसके जो हॉर्न्स हैं, जो उनके जो बुल के सींग है, उन पर बेसिकली एक सिक्कों की थैली लगाई जाती है. और वहीं से इस गेम का नाम आता है जल्लीकट्टू. जल्लीकट्टू इज इवॉल्व फ्रॉम द वर्ड्स कली विच इज कॉइन्स एंड कट्टू विच मीन्स टाई. तो वो जो सिक्कों की थैली है वो उसके हॉर्न्स पे डाली जाती है. ठीक है, तो दैट्स हाउ द नेम हैज़ इवॉल्व्ड. इट इज़ जो जैसा मैंने कहा कि सेकेंड वीक ऑफ जनवरी जब हमारे यहाँ संक्रांति मनाई जाती है उसी समय ये तमिलनाडु में पोंगल का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये जो ट्रेडिशन है, जो जल्लीकट्टू का ट्रेडिशन है, इसको बहुत बार क्रिटिसाइज भी किया गया है क्योंकि इसे कहीं ना कहीं एनिमल क्रूअल्टी के साथ जोड़ा जाता है. और इसके दोनों साइड अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत बड़ा इशू हुआ था 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे बैन कर दिया था. और तमिलनाडु में काफ़ी लाखों लोगों ने कहा कि ये हमारी कल्चरल प्रैक्टिस है, ये हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है. ठीक है, 2000 साल से हम ये कर रहे हैं आप. और आर्टिकल 29 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमें हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने की आज़ादी देता है. तो कैसे, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट आप वायलेट कर रहे हो. तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के लिए, जिसको प्रेसिडेंट ने अप्रूव भी कर दिया था. और उसी के तहत जल्लीकट्टू को फिर कंटिन्यू किया गया. फिर पीटा जो आप जानते हैं बेसिकली एनिमल राइट्स के लिए काम करता है, उसने बेसिकली इसे बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया. और बेसिकली इसे फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में रेफ़र किया, जहां पर ये मामला भी विचाराधीन है, अभी अंडर जो है थिंकिंग चल रहा है. और उसके बाद फिर इस पर हो सकता है इन फ्यूचर कोई और डेवलपमेंट हो. बट हाल ही में कोविड को देखते हुए एक बार के लिए ये कहा गया था कि इस ट्रेडिशन को रोक दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अरीना में इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे लोग इसे देखने आते हैं. और गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ SOP निकाल करके बेसिकली कि ये अलाउ किया जाए बट विथ सम सेफ्टी गाइडलाइंस. ठीक है, तो ये न्यूज़ में रहा था. नेक्स्ट अपडेट देखते हैं. देखो बेसिकली अभी एक गवर्नमेंट सर्वे रिलीज हुआ अबाउट एम्प्लॉयमेंट. तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अभी क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिलीज किया है. ठीक है, देखो ये एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे है. एस्टैब्लिशमेंट मतलब जो दुकानों में लोग काम करते हैं, जहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, इनको टिपिकली हम एस्टैब्लिशमेंट्स कहते हैं. कपड़े की दुकान पे, ठीक है, इस तरीके के जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड सर्वे हम कहते हैं. तो एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट का सर्वे ये रिलीज़ हुआ है. और इसने कहा कि 9 सेक्टर्स में जो है बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ बिटवीन जुलाई टू सितंबर 2021 वो तकरीबन 3.10 करोड़ था. यानी 3.10 करोड़ नई जॉब्स यहाँ जनरेट हुई, जो कि 2 लाख ज़्यादा है अप्रैल से जून के पीरियड में. यानी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है. ठीक है, तो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे इज अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात करते हैं. इट कवर्स एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स इन 9 सेक्टर्स. कौन से 9 सेक्टर्स होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, IT एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है, तो लार्जली जो नॉन फार्म एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, यानी खेती से बढ़कर के जो रोजगार है लार्जली वो इस एरिया में कवर किया जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं. तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जिनका नाम वैंग यी है, ये अभी दौरे पे थे. अलग अलग कंट्रीज़ के, मालदीव्स गए, फिर श्रीलंका आए. तो श्रीलंका का जो इनका दौरा था वो काफ़ी न्यूज़ में रहा था, जिसमें श्रीलंका ने डेट रीस्ट्रक्चर करने के लिए भी इनको रिक्वेस्ट किया था. तो रिसेंटली द चाइनीज
Minister visited Sri Lanka. Basically, this was 65th anniversary of establishment of diplomatic relations between China and Sri Lanka, और 70th एनिवर्सरी ऑफ हिस्टोरिक रबर राइस पैक्ट। रबर राइस पैक्ट में क्या है, बेसिकली ये चाइना और श्रीलंका के बीच में रबर राइस पैक्ट किया था, जिसमें चाइना को श्रीलंका से रबर चाहिए था और श्रीलंका को चाइना से राइस चाहिए था। तो 70th एनिवर्सरी ये रबर राइस पैक्ट की थी 1952 के, और 65th एनिवर्सरी थी इंडिया ये चाइना और श्रीलंका के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश होने की। बेसिकली देखो, अगर हम चाइना श्रीलंका रिलेशंस के बारे में जनरली बात करें तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चाइना श्रीलंका को जो ओवरऑल उनका फॉरेन डेट एक्सटर्नल डेट है उसका लगभग 10% जो है वो चाइना ने दिया हुआ है। तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेंडर्स। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो 22% ऑफ चाइना के जो श्रीलंका के जो इंपोर्ट्स हैं वो चाइना से होते हैं, तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। चाइना के एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी हद तक श्रीलंका के काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट्स जो है वो चाइना में जाते हैं। और अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी श्रीलंका में चाइना ही है। इसके अलावा 2 बड़े पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट्स वो रन कर रहा है, कोलंबो पोर्ट सिटी और हम्बनटोटा पोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर वेंगी ने एक नया आइडिया फ्लोट किया, फोरम ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ओशियन आइलैंड कंट्रीज। तो इंडियन ओशियन आइलैंड कंट्रीज के लिए एक फोरम वो बनाना चाहता है, और यहाँ पर बेसिकली चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है इंडियन ओशियन में। ठीक है, तो ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इन्वेस्टर, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एंड ऑल। अब थोड़ी सी बात WTO को लेकर के करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 2 अपडेट्स है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। सबसे पहला अपडेट ये था कि चाइना ने खुद को डेवलपिंग कंट्री यहाँ बताया। अब चाइना लगभग दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक है। हम कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी चाइना के बारे में जानता है कह सकता है कि वो एक डेवलप्ड कंट्री है, बट यहाँ पर चाइना ने खुद को डेवलपिंग कंट्री बताया है, अनाउंस किया है। क्यों? ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को मिलने वाली जो छूट है, जो स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट है, वो चाइना को भी मिल सके। ठीक है, तो रिसेंटली चाइना गॉट द डेवलपिंग कंट्री स्टेटस है WTO, और ये बाकी कंट्रीज को ऑब्वियसली पसंद नहीं आया। ठीक है, तो WTO का फंडा ऐसा कि WTO ने कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं किया और उन्होंने कंट्री पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, इट हैज नॉट डिफाइंड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड मेंबर कंट्रीज आर फ्री टू अनाउंस वेदर दे आर डेवलप्ड और डेवलपिंग। ठीक है, तो इसी का फायदा उठाते हुए चाइना ने खुद को डेवलपिंग कंट्री प्रोजेक्ट कर दिया है टू गेट स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट। हालांकि बाकी कंट्रीज ऑब्जेक्ट कर सकती है और बाकी कंट्रीज ऑब्जेक्ट कर रही है। दूसरा मैटर जो WTO में था वो इंडिया को लेकर के था। कुछ कंट्रीज ने, इंडिया ने जो शुगर सेक्टर में सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है उन पर आपत्ति जताई है, और उनकी आपत्ति पे इंडिया ने आपत्ति जताई है। तो इंडिया ने WTO के डिस्प्यूट पैनल में, बेसिकली डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल में अपील की है। तो इंडिया हैज अपील्ड अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ WTO's ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल which ruled that countries' domestic support measures for sugar and sugarcane are inconsistent with global trade norms। तो इंडिया ने जो है WTO की एपेलेट बॉडी, जो कि फाइनल अथॉरिटी है, किसी भी डिस्प्यूट के लिए जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो WTO की एपेलेट बॉडी होती है, वहां पर इंडिया ने अपील की है। तो इसको ऐसे देखो कि स्टेप 1, इंडिया अपने शुगर सेक्टर में कुछ सब्सिडीज देता है। स्टेप 2, कुछ कंट्रीज को इससे प्रॉब्लम हुई, उन्होंने WTO के ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल में अपील की। ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल ने इंडिया को गलत माना, इंडिया ने उस डिसीजन के खिलाफ WTO की एपेलेट बॉडी में अपील की। इस तरीके से ये 4 स्टेप में पूरा प्रोसेस हुआ है। कौन सी कंट्रीज ने इंडिया के खिलाफ अपील की थी? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, गुआटेमाला। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज है और जो डोमेस्टिक सपोर्ट है शुगर सेक्टर में, वो WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को वायलेट करती है, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स को वायलेट करती है, और आर्टिकल 16 ऑफ जनरल ट्रेड एंड टैरिफ को भी वायलेट करती है। ठीक है, ये कहता है कि इंडिया जो है वो 10% ऑफ टोटल वैल्यूज, तो ये कहता है इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक सपोर्ट टू शुगर केन प्रोड्यूसर्स दैट एक्सीड्स डी मिनिमस लेवल ऑफ 10% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। यानी ये शुगर केन प्रोडक्शन की 10% वैल्यू को ब्रीच करती हुई डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है, विच इज इनकंसिस्टेंट विद द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इंडिया ये कहता है कि हमारे को ये एग्रीमेंट से हम बाइंड होते ही नहीं है। ठीक है, ये कहता है कि आर्टिकल 3 ऑफ द FCM एग्रीमेंट इज नॉट येट एप्लीकेबल टू इंडिया एंड इंडिया हैज अ फेज आउट पीरियड ऑफ 8 years टू एलिमिनेट एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो इंडिया कहता है कि हमारे पास 8 साल का पीरियड है एक्सपोर्ट सब्सिडीज को एलिमिनेट करने के लिए, हम इन एग्रीमेंट से बाइंड होते ही नहीं है, और इसलिए बेसिकली हम ये डोमेस्टिक सपोर्ट या एक्सपोर्ट सब्सिडीज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो WTO की एपेलेट बॉडी है जहां इंडिया ने अपील की है, फिलहाल वो उतनी फंक्शनल है नहीं, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग केसेस है। ठीक है,
तो ओवर 20 डिस्प्यूट्स आर ऑलरेडी पेंडिंग, क्योंकि उसके प्रॉपर मेंबर्स ही अपॉइंट नहीं हो पा रहे। जब जज ही नहीं है तो अदालत फैसला क्या देगी, और जज अपॉइंट होने नहीं दे रहा। यूएस हैज बीन ब्लॉकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स। तो ये जो WTO में केस है इंडिया का फिलहाल पेंडिंग चल रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बात करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल जो भारत के ओवरसीज सिटीजन्स हैं, ठीक है, भारत का डायस्पोरा है, भारत के वो लोग जो बस गए हैं और इंडिया के लिए किसी न किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित करने के लिए और उनके कंट्रीब्यूशन को सम्मानित करने के लिए बेसिकली प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। अब 9 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जो खुद साउथ अफ्रीका चले गए थे फिर हिंदुस्तान आए, उनको बेसिकली उनके, क्योंकि वो 9 जनवरी को हिंदुस्तान में आए थे, ही रिटर्न्ड ऑन 9 जनवरी 1915 टू इंडिया, इसीलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के तौर पर चुना गया। ये 2003 से मनाना हमने शुरू किया था, 2003 से हमने ये प्रोसेस शुरू किया था, बट 2015 से हमने इसको एनुअली की जगह बाय एनुअली कर दिया। मतलब कि हर 2 साल में हम एक बार ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। एक थीम बेस्ड कॉन्फ्रेंस हम हर 2 साल में सेलिब्रेट करते हैं, और 2015 में प्रोसेस हमने शुरू कर दिया था। लास्ट जो हमने किया था 2021 में सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तो जो 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन था वो दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था 2021 में। उस समय थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी अब जो नेक्स्ट होगा वो 2023 में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसी दिन प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी दिए जाते हैं, तो उन भारतीयों को सम्मानित किया जाता है, पीपल हु आर माइग्रेंट्स एंड हु हैव डन वेल एंड हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंडियंस डेवलपमेंट और इंडियाज रेपुटेशन अब्रॉड, ऐसे लोगों को फिर सम्मानित किया जाता है। देखो बेसिकली अभी जो ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स हैं, यानी ऐसे कैदी जो ट्रांसजेंडर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नई गाइडलाइंस दी गई, ताकि उन लोगों की डिग्निटी, उन लोगों की प्राइवेसी, उन लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके, ठीक है। तो ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में स्टेट्स को ये गाइडलाइंस दी है कि सबसे पहले तो ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स को एक सेपरेट एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए। जेलों में उनको बाकी कैदियों के साथ नहीं रखना चाहिए, उनको एक सेपरेट एकोमोडेशन उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि दो उनको एकोमोडेशन हम सेपरेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, मगर वो अलग थलग ना रहे, बिल्कुल उनका सोशल आइसोलेशन ना हो, वो बाकी लोगों से अलग थलग ना पड़ जाए। सो ड्यू केयर मे बी टेकन बाय द प्रिजन अथॉरिटीज दैट दिस मे नॉट रिजल्ट इन देयर कंप्लीट आइसोलेशन और सोशल स्टिग्मा अमंग्स द प्रिजनर्स, ठीक है। उनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 के तहत ये गाइडलाइंस इशू की गई है, ठीक है। तो यहां पर बात की गई है सेपरेट टॉयलेट्स फॉर ट्रांस मेन एंड ट्रांस वुमेन एज वेल एज शॉवर फैसिलिटीज। तो उनके टॉयलेट्स के लिए या शॉवर फैसिलिटीज के लिए सेपरेट फैसिलिटीज बनाई जाए, ठीक है। उनकी अगर कोई फिजिकल सर्च करनी है, ठीक है, किसी वजह से आपको कैदी की तलाशी लेनी है, तो जो भी उनका प्रेफर्ड जेंडर है, अगर वो चाहते हैं कि कोई मेल व्यक्ति उनकी तलाशी ले तो मेल व्यक्ति को लाया जाए, कोई फीमेल व्यक्ति वो चाहते हैं तलाशी ली जाए तो फीमेल को लाया जाए। तो उनका जो भी प्रेफर्ड जेंडर हो उनसे उनकी तलाशी करवाई जाए, ठीक है। इसके अलावा जो जेल का मैनुअल है, जेल के फॉर्म्स हैं, उनमें ऐसा ना हो कि जेंडर के फॉर्म्स के आगे खाली मेल और फीमेल का कॉलम हो, एक ट्रांसजेंडर का कॉलम भी होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स भी हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो है ई प्रिजन जो है ऑनलाइन प्रिजन पोर्टल है, वहां पर भी इसको एप्लीकेबल करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सब्सिक्वेंटली ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेशन चाहता है, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट चाहता है जबकि उसकी सजा चल रही है, तो वो भी फैसिलिटी ग्रेजुअली अवेलेबल करवानी चाहिए। ये गाइडलाइंस अभी रिसेंटली अनाउंस की गई, ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट अपडेट। देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ जब अ पिग्स हार्ट वाज ट्रांसप्लांटेड इनटू अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में ये कार्यक्रम हुआ, जहां पर द मेडिकोज सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट इनटू अ पेशेंट। अब ये जो पेशेंट है ये लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया से पीड़ित थे, यानी इनकी हार्ट बीट जो थी वो एबनॉर्मली काम कर रही थी, नॉर्मली काम नहीं कर रही थी। तो इनमें हार्ट ट्रांसप्लांट किया और ट्रांसप्लांट करने के कुछ समय तक इनको, मतलब 3 दिन तक ये सही काम कर रहे थे, ठीक है। तो इनका नाम है डेविड बैनेट, जो पेशेंट थे, और इनको जो है वो एरिथमिया की प्रॉब्लम हो रही थी, यानी हार्ट बीट प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी, और कन्वेंशनल हार्ट ट्रांसप्लांट इनका हो नहीं सकता था। इनकी बॉडी में कुछ इश्यूज ऐसे थे कि जो नॉर्मल हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, ह्यूमन हार्ट यहाँ पर लगाया नहीं जा सकता था। तो फिर डॉक्टर्स ने इनके
बॉडी में पिग का हार्ट लगाया, उस हार्ट को उन्होंने उससे पहले जेनेटिकली मॉडिफाई किया। देखो बेसिकली इस तरह के ट्रांसप्लांट इससे पहले क्या कोशिश की गई है, बिल्कुल की गई है, मगर 99% केसेस में ये ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है क्योंकि बॉडी जो है वो दूसरा ऑर्गन एक्सेप्ट ही नहीं करती, रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो इससे पहले जैसे 1984 में एक इन्फेंट थी बेबी फे, और उनको बबून का हार्ट लगाया गया था, 21 डेज तक वो जिंदा रही, उसके बाद उनकी बॉडी ने वो हार्ट रिजेक्ट कर दिया। तो 99% जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी दूसरी स्पीशीज का, जब ऐसा प्रयास किया गया है तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर लेकिन कोशिश की गई है, और इसको बेसिकली इसको कामयाब बनाने के लिए इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट लिया। ठीक है, यानी जो पिग का हार्ट लिया उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया इन्होंने, 4 पिग जीन्स को रिमूव किया गया, 6 ह्यूमन जीन्स ऐड किए गए, 10 जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद उस हार्ट को जो है वो ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स ने किया। इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें एक स्पीशीज का ऑर्गन दूसरी स्पीशीज में लगाया जाता है, इसे जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन, और इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं जिनको लगाया जाता है उन्हें जेनोग्राफ्ट या जेनो ट्रांसप्लांट्स कहा जाता है। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन ये काफी न्यूज में रहा था। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी रिसेंटली रिलीज हुआ, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई, 90 से जो रैंक है हमारी इंप्रूव होकर के 83 हो गई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि आपके पासपोर्ट में कितनी ताकत है, कितनी कंट्रीज में आप वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हो। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई है, 83 जो है रैंक फिलहाल आई है हमारी 90 से इंप्रूव होकर के। द करेंट रैंकिंग्स आर फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। ठीक है, अच्छा, टॉप मोस्ट कंट्रीज कौन सी हैं? जापान और सिंगापुर टॉप मोस्ट है, फिर जर्मनी और साउथ कोरिया सेकंड पर है, और फिर फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन तीसरे नंबर पर है। सबसे वर्स्ट कंट्रीज कौन सी हैं? अफगानिस्तान एंड इराक कंटिन्यू टू बी द वर्स्ट पासपोर्ट्स टू होल्ड दिस कैटेगरी। ठीक है, इंडिया की जो रैंकिंग है 83, इंडिया के साथ कौन सी कंट्रीज है उसी पोजीशन पे 83rd पे साओ टोम और प्रिंसाइप इन सेंट्रल अफ्रीका, ये वो कंट्रीज है जो इंडिया के साथ 83rd रैंक शेयर करती हैं। इंडिया कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करवाता है इंडियन पासपोर्ट? 60 कंट्रीज में। 60 ऐसे देश है जहां पर आपको वीजा की जरूरत नहीं है अगर आप हिंदुस्तानी पासपोर्ट आपके पास है तो। ठीक है, लेटेस्ट इसमें ओमान और अर्मीनिया वो कंट्रीज शामिल हुई है जहां पर हम वीजा फ्री एक्सेस हमें मिलता है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये डॉक्टर क्रिश्चियन केलिन ने क्रिएट किया था। ठीक है, और जैसा मैंने कहा कि इट बेसिकली गिव्स यू रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस योर होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीजा। तो ये IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डेटा लेता है, और उसके बेसिस पर यह पता लगाता है कि कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज के पासपोर्ट्स में कितना पावर है। 2006 में लॉन्च किया गया था, और 199 कंट्रीज के पासपोर्ट्स को ये कवर करता है। तो जो आपकी आउट ऑफ रैंकिंग आ रही है 83 रैंक है, वो आउट ऑफ 199 पासपोर्ट्स आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं विटनेसेस की। देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी अबाउट वल्नरेबल विटनेसेस। इट एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ वल्नरेबल विटनेसेस। वल्नरेबल विटनेसेस कौन से हैं? वो गवाह जो किसी वजह से खतरे में आ सकते हैं, उनको हमने वल्नरेबल विटनेसेस कहा। अब इसमें देखो कौन कौन से विटनेसेस को, इसमें सिर्फ चाइल्ड विटनेसेस को वल्नरेबल विटनेस नहीं माना गया। इनमें एज न्यूट्रल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, कोई भी जो सेक्सुअल असॉल्ट का विक्टिम है, ठीक है, कोई भी रेप सर्वाइवर है, अब वो चाहे कितनी भी एज का हो, बच्चा हो बड़ा हो, उसे वल्नरेबल विटनेस माना गया है। फिर जेंडर न्यूट्रल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, अब इसमें बॉय या गर्ल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो उसे जो है वल्नरेबल विटनेस माना गया है। विटनेस सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, अगर कोई विटनेस ऐसा है जो किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। विटनेस विथ थ्रेट परसेप्शन एंड एनी स्पीच और हियरिंग इम्पेयर्ड, अगर कोई व्यक्ति मूक बधिर कैटेगरी में आता है, स्पीच या हियरिंग इम्पेयर्ड है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, या उसको कोई थ्रेट परसेप्शन है, उसको धमकियां मिली है, ठीक है, या पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी अदर डिसेबिलिटी है, किसी डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, तो ऐसे सारे विटनेसेस को हम वल्नरेबल विटनेस मानेंगे और उनको प्रोटेक्शन देने की बात की जाएगी। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कहा वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट हाई कोर्ट्स अडॉप्ट एंड नोटिफाई अ वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर स्कीम विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months। तो उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर एक वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर होना चाहिए, यानी ऐसे गवाह जो वल्नरेबल विटनेस की कैटेगरी में रखे गए हैं वो कोर्ट ना आकर के ऐसे सेंटर्स पे आकर के गवाही दे दे, यहां पर इनको एक सेफ और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट मिले जहां पर इनकी गवाही रिकॉर्ड कर ली जाए। ठीक है, वल्नरेबल विटनेसेस की। और उन्होंने कहा हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर हो जहां पर पूरी सुरक्षा के बीच में इन गवाहों से इनकी गवाही जो है वो रिकॉर्ड करवा ली जाए। ठीक है, तो
बेसिकली यहाँ पर उन्होंने कमेटी भी बनाने की बात की गई है कि इस तरह का जो डिपॉजिशन सेंटर है उसको रन करने के लिए, वहाँ पर पूरी प्रोसीडिंग्स करने के लिए, वहाँ पर गवाहियाँ लेने के लिए जो है, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाए और इसके लिए कमेटी बनाई जाए। और उन्होंने जस्टिस गीता मित्तल को इस कमेटी का चेयरपर्सन भी नियुक्त किया है। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की फॉर्मर हाईकोर्ट बेसिकली CJI थी, उनको उन्होंने कहा है कि जस्टिस गीता मित्तल टू एक्ट एज चेयरपर्सन ऑफ अ कमेटी फॉर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग एन ऑल इंडिया वल्नरेबल विटनेस डिपॉजिशन सेंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और बेसिकली कमेटी का टेन्योर भी उन्होंने 2 साल तय किया है कि 2 साल आपका टेन्योर है, जिसमें ये कमेटी प्रॉपर गाइडलाइंस फॉर्म करे कि वल्नरेबल विटनेस डिपॉजिशन सेंटर्स के लोगों को कैसे ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक और अपडेट था। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे हम। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फ्रेमवर्क में अभी हाल ही में IITs, IIMs और अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को शामिल किया गया। देखो, अगर आपको याद हो, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक प्रोग्राम अनाउंस किया गया था, जिसके तहत जो आपका एजुकेशन है वो आप अलग अलग क्रेडिट्स आप रिकॉर्ड करते हो। देखो ठीक है, जैसे आपका 3 साल का प्रोग्राम है तो पहले साल आपको कुछ क्रेडिट्स मिले, दूसरे साल आपको कुछ क्रेडिट्स मिले, तीसरे साल कुछ आपके क्रेडिट्स मिले। और आप ये पढ़ाई को बीच में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस होते हैं। आपने मान लो 1 साल के बाद आप किसी और काम में बिजी हो गए, आप पढ़ाई नहीं कर पाए, आपने 1 साल के बाद छोड़ दी, तो दोबारा फिर आपको पहले साल से शुरू करने की जरूरत नहीं है। पहले साल के क्रेडिट्स आपको मिल गए, अब आप सीधे सेकेंड ईयर से शुरू कर सकते हो, या सेकेंड ईयर के बाद छोड़ा तो सीधे थर्ड ईयर से शुरू कर सकते हो। ऐसा ऑप्शन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में दिया गया था। इसके अलावा आपके पास ये भी सुविधा है कि अगर आपने मान लो फर्स्ट ईयर किसी और कॉलेज से किया, आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो अब आप आगे की पढ़ाई चाहो तो किसी और कॉलेज में सेकंड ईयर के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये सुविधा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट देता है। इसमें IITs और IIMs को भी शामिल किया गया है। अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वाज सेटअप बाय UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। स्टूडेंट्स विल बी गिवन मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस, enable students to leave a degree or a course, get a corresponding certification and rejoin studies after a certain time and start from where they had left. It also provides students with the flexibility to move between institutes while pursuing one degree or leave a course. I don't know ये कैसे implement हो पाएगा। I mean I can understand कि आप अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ करके फिर कभी उसी पॉइंट से दोबारा किसी और टाइम बाद शुरू करो। लेट्स से आपने फर्स्ट ईयर छोड़ दिया, फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप दोबारा शुरू करना चाहते हो फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, समझ में आता है। बट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स इट डिपेंड्स ना, आपको उस इंस्टीट्यूट का प्रोबेबली एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस में डाला गया है। सो ABC विल कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एकेडमिक क्रेडिट्स ऑफ अ स्टूडेंट, इट विल नॉट एक्सेप्ट। अब ये बेसिकली डेटा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के पास जाएगा कैसे कि एक स्टूडेंट ने कितने क्रेडिट्स इलेक्ट कर लिए हैं, क्या ये स्टूडेंट खुद बताएगा, क्या ये डॉक्यूमेंट स्टूडेंट खुद सबमिट करेगा, तब तो फिर जाली डॉक्यूमेंट सबमिट करने के चांसेस हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो हर स्टूडेंट का डेटा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को देंगी कि भैया ये स्टूडेंट ने हमारे यहाँ से फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, इतने क्रेडिट्स इसके हो चुके हैं। फिर वो चाहे तो वो स्टूडेंट जो है जब आगे कंटिन्यू करेगा तो ऑलरेडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के पास डेटा होगा कि भाई तूने इतनी पढ़ाई कर ली थी, इतना डेटा तुम्हारा हमारे पास है। देखो, इंडिया और चाइना के बीच में हाल ही में 14th कॉप कमांडर टॉक्स हुई। हालांकि और ये टॉक्स अगेन डिसएंगेजमेंट को लेकर हुई। आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख में, और हम कॉप कमांडर टॉक्स 13th कॉप कमांडर टॉक्स भी हुई थी कुछ समय पहले, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 14th कॉप कमांडर टॉक्स का भी कोई नतीजा नहीं निकला है हालांकि, और डिसएंगेजमेंट पे हम उसी मोड़ पर है जहाँ पर पेंजोंग जो लेक और गोगरा पॉइंट पे डिसएंगेजमेंट हो चुका है, और हॉट स्प्रिंग्स, डेमचॉक प्लेन्स और डेप्सैंग प्लेन्स में डिसएंगेजमेंट होना बाकी है। बट एक थोड़ा सा डिफरेंस ये रहा कि 14th कॉप कमांडर टॉक्स थोड़े से पॉजिटिव नोट पे हुई, 13th कॉप कमांडर टॉक्स थोड़े से बिटर नोट पे खत्म हुई थी, जहां पर दोनों पार्टीज ने एक दूसरे पे एक्यूजेशंस लगाए थे। 14th कॉप कमांडर टॉक्स में कोई नतीजा नहीं निकला, बट थोड़े से पॉजिटिव नोट पे कंप्लीट हुई, और बेसिकली बोथ साइड्स हैव अग्रीड टू मीट अगेन सून। ठीक है, तो ये बेसिकली बात चली। कुल मिलाकर के नेट रिजल्ट इज 0। हाँ, इसरो के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए एस सोमनाथ। अभी जो के सिवान इसरो के पुराने चीफ थे, अभी एस सोमनाथ हैज बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। ठीक है, एस सोमनाथ ने हमारे जो GSLV और PSLV प्रोग्राम्स में काफी कंट्रीब्यूट किया है। ही हैज प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ PSLV एंड GSLV। ठीक है, अब थोड़ा सा इसरो का बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसरो 1969 में सेटअप किया गया था, प्रीमियर इंडिया की स्पेस एजेंसी है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। ठीक है, इसके पहले एक इंडिया का प्रोग्राम चला करता था इनकॉस पार, जो 1962 में
बेसिकली स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। फाउंडर हम मानते हैं विक्रम साराभाई को इसरो के। तो 1962 में ये जो प्रोग्राम इनकॉस्पार चला गया था, इसे 1969 में इसरो ने रिप्लेस किया था। कुछ अपकमिंग मिशंस के बारे में बात करें तो अभी जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है वो गगनयान मिशन है। गगनयान मिशन जो मैन्ड स्पेस मिशन है वो हम 2023 में लॉन्च करने का हमारा प्लान है। चंद्रयान 3 मिशन जो है वो 2022 के 3rd क्वार्टर में भेजने का हमारा प्लान है, जो हमारा लूनर मिशन है। और एक बड़ा एम्बिशियस प्लान हमारा खुद का स्पेस स्टेशन लगाने का है बाय 2030। ये इसरो के कुछ मेजर अपकमिंग मिशंस हैं। देखो एक और टॉपिक जो पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ में था वो था RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है और जनवरी 1 से इफेक्टिवली लागू हो गया है। हिंदुस्तान भी इसका हिस्सा हो सकता था बट अभी नहीं है फिलहाल। तो ये एग्रीमेंट हुआ किनके बीच में? इसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में? आसियान कंट्रीज हैं। आसियान ग्रुप में 10 मेंबर कंट्रीज है प्लस 5 कंट्रीज, तो 10 आसियान मेंबर्स प्लस चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, यानी इंडिया इसका मेंबर नहीं है और आप देखोगे तो यूएसए भी इसका मेंबर नहीं है। तो जो सबसे बड़ी कंट्री प्रोबेबली इसका मेंबर है वो है चाइना। ठीक है, अगर हम इसके कवरेज की बात करें, इट विल कवर 30% ऑफ जीडीपी। दुनिया भर के जीडीपी का तकरीबन 30% ये कवर करेगा और तकरीबन पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 1/3 एरिया ये कंट्रीज कवर करती हैं, जो कंट्रीज जिसका हिस्सा है। ठीक है, इन कंट्रीज के बीच में जो भी ट्रेड होता है उसका टैरिफ ये 90% तक खत्म कर देगा, यानी इन सारी कंट्रीज को एक दूसरे से टैरिफ बेनिफिट्स मिलने वाले। ठीक है, इट विल कवर रूल्स अराउंड ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ई कॉमर्स, कॉम्पिटिशन। तो लार्जली एक इकोनॉमिक पैक्ट होता है। ठीक है, अब ये RCEP के बारे में बातचीत जो है वो 2012 में शुरू हुई थी। हिंदुस्तान भी उस समय इसका हिस्सा था बट 2019 में इंडिया ने अपना हाथ खींच लिया था इससे। क्यों? क्योंकि RCEP की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उससे हमें हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को नुकसान होने की उम्मीद ज़्यादा लग रही थी। स्पेशली स्टील और एग्रीकल्चर से काफ़ी ऑपोजिशन आ रहा था। तो बेसिकली हमने इससे हाथ जो है वो वापस ले लिया। यूएस की अनुपस्थिति से चाइना को इस पूरे रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का मौका जरूर मिलेगा RCEP के थ्रू। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं गगनयान के बारे में। देखो गगनयान के बारे में अभी जब हम इसरो के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि एक इंपॉर्टेंट अपकमिंग मिशन जो है वो है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन मैन्ड स्पेस फ्लाइट का मिशन है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर सक्सेसफुली हो पाया तो। ये मिशन अनाउंस जो किया गया था, ये मिशन अनाउंस किया गया था मोदी साहब ने 15 अगस्त 2018 में, और उस समय ये प्लान था कि 2022 में हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। बट कोरोना वायरस आने के बाद पेंडेमिक की वजह से थोड़ी सी हमारी तैयारियां जो है उसको डिले करना पड़ा। अब ये प्लान हमारा 2023 को शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ये कर पाते हैं तो इंडिया विल बिकम द 4th नेशन इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। हमसे पहले सिर्फ यूएसए, रशिया और चाइना, ये 3 कंट्रीज ये कर पाई है जिन्होंने मैन्ड स्पेस मिशन जो है अंतरिक्ष में भेजा है। ठीक है, इसके लिए हमने 4 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया है। 4 में से जो है बिल्कुल 3 मेल है, 1 फीमेल है। ठीक है, जो स्पेस मिशन है ये अर्थ का चक्कर लगाएगा एट अ लो अर्थ ऑर्बिट एट अ एल्टीट्यूड ऑफ 300 to 400 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ। तो हम अर्थ से 300 से 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये स्पेस फ्लाइट भेजेंगे और 5 से 7 दिन के लिए ये लोग स्पेस में रहेंगे। ठीक है, इनकी ट्रेनिंग हमने रशिया में करवाई है। 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स हैव अंडरगॉन जेनेरिक स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग इन रशिया। और ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च करेंगे हम GSLV Mark 3 से। तो GSLV Mark 3 के थ्रू ये जो स्पेस फ्लाइट है ये भेजी जाएगी। चलिए अब हम बात करेंगे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 पे। हमारी जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है अभी इन्होंने रिसेंटली इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 डिक्लेयर की, जो हमारे बेसिकली जो जंगलों के हालात है हमारे देश में कि कितना फॉरेस्ट कवर है, कम हुआ है, बढ़ा है, इस सब चीज़ों के बारे में हमें बताती है। असेसमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पब्लिश्ड एवरी 2 years बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये हर 2 साल में डेटा पब्लिश किया जाता है जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारे देश में जो फॉरेस्ट की सिचुएशन है वो क्या है। पहला सर्वे 1987 में हुआ था, ये 17th सर्वे है। ठीक है, तो पहला सर्वे जो हुआ था 1987 में हुआ था और उसके बाद से ये 17th सर्वे है जो किया गया है। अच्छा, 3 कैटेगरीज के फॉरेस्ट सर्वे किए जाते हैं, या सर्वे में बेसिकली ये फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, अब डेंसिटी कैसे पता चलेगी? डेंसिटी मतलब कितने घने जंगल है। ठीक है, तो कैनोपी जो ऊपर जो ट्री कवर है उसके बेसिस पे पता चलता है। तो अगर कैनोपी डेंसिटी कवर 70% से ज़्यादा है, ठीक है,
तो फिर उसे वेरी डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है। अगर 40 से 70% के बीच में है तो मॉडरेटली डेंस कहा जाता है। और अगर ओपन फॉरेस्ट है, खुला जंगल है जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी नहीं है, तो उसे 10 to 40% अगर कवर होता है तो उसे ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब क्या नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए, इस बार एक थोड़ा स्पेशल फोकस टाइगर कॉरिडोर्स पे रखा गया है। देखो यहाँ दो टर्म समझना जरूरी है, एक टाइगर कॉरिडोर, दूसरा टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स जैसे आपका रणथंभौर है, या आप जहाँ पर भी टाइगर्स ज़्यादा मिलते हैं उनको हम टाइगर रिजर्व्स, जो स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स है टाइगर को डेडिकेटेड, उनको हम टाइगर रिजर्व्स कहते हैं। और टाइगर कॉरिडोर जब हम 2-3 रिजर्व्स को लिंक कर देते हैं तो उसको एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जाता है। जैसे अगर राजस्थान में आप देखो एक टाइगर कॉरिडोर है, 2-3 टाइगर रिजर्व्स को मिला करके वो कॉरिडोर बनाया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया, टाइगर रिजर्व्स में फॉरेस्ट कवर को हमने देखा कि टाइगर रिजर्व्स में फॉरेस्ट कवर की क्या सिचुएशन है, चाहे वो टाइगर रिजर्व्स में हो, चाहे वो टाइगर कॉरिडोर में हो, गिर फॉरेस्ट में देखा है हमने। ठीक है, तो हमने ये पाया कि फॉरेस्ट कवर जो है वो टाइगर कॉरिडोर्स में तो बढ़ा है, यानी ओवरऑल जिन जगहों पर हमने टाइगर रिजर्व्स को लिंक कर दिया है वहां पर तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। मगर अगर हम इंडिविजुअल टाइगर रिजर्व्स में देखें तो ये जो है ये जो ओवरऑल फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो पक्के टाइगर रिजर्व में है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अच्छा, फॉरेस्ट कवर कौन से स्टेट्स में बढ़ा है? फॉरेस्ट कवर अगर हम देखें तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, या कह सकते हैं एफॉरेस्टेशन जहां हुआ है, वो तेलंगाना है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जिनको हम मान के चलते हैं जहां पर जंगलों का कवर ज़्यादा है, वहां पर एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है, देयर इज अ लॉस इन फॉरेस्ट कवर, यानी यहाँ पे बड़ा तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, ये तो हम बात कर रहे थे कि इसमें बढ़ा कितने कम है, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें कि कहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। देश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो मध्य प्रदेश में है, और ये तो एक कॉमन स्टैटिक फैक्ट है, आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा। अगर हम एज अ परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया देखें कि भैया पूरे स्टेट का एरिया देखें और उस स्टेट के एरिया का एज अ परसेंटेज देखें कि कितना परसेंटेज फॉरेस्ट कवर करता है, तो उस हिसाब से मिजोरम एक स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसके हिसाब से फॉरेस्ट एरिया है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स छोटे छोटे स्टेट्स हैं और फॉरेस्ट काफ़ी बड़े एरिया में, तो यहाँ पर आप टिपिकली देखोगे कि एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर ना दो टर्म्स में कंफ्यूज हो सकते हो आप, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर का मतलब एक्चुअली जो जंगल है वो फॉरेस्ट कवर है, कि कितने एरिया में पेड़ लगे हुए हैं, ट्रीज हैं। और फॉरेस्ट एरिया का मतलब वो जो लैंड एज अ फॉरेस्ट एरिया नोटिफाई की हुई है। ठीक है, अब वहाँ पे जंगल हो या ना हो, मगर वो लैंड जो है वो फॉरेस्ट एरिया के तौर पे नोटिफाई है। तो टर्म फॉरेस्ट एरिया डिनोट्स द लीगल स्टेटस ऑफ द लैंड एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो जमीन में जंगल है, ठीक है, वहाँ जाकर के देखोगे तो मॉल खुला हुआ होगा, वो एक अलग बात है, पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो जमीन जंगल की जमीन है। वेयर एज द टर्म फॉरेस्ट कवर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ ट्रीज ओवर एनी अदर लैंड। तो फॉरेस्ट कवर इज द मोर ऑथेंटिक स्टैटिस्टिक टू लुक एट। फिर बात करते हैं कार्बन स्टॉक की। कार्बन स्टॉक मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में, कि जो जंगल जो है वो पेड़ जो है वो कार्बन सोख लेते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान में जो फॉरेस्ट कवर है उसके हिसाब से टोटल कार्बन स्टॉक, यानी टोटल कार्बन जो हमारे यहाँ के फॉरेस्ट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो 7,204 मिलियन टन है। ठीक है, so forest carbon stock is the amount of carbon that has been sequestered from the atmosphere and is now stored within the forest ecosystem. इसके अलावा कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, जैसे मैनग्रूव्स इंक्रीज हुए हमारे यहाँ। मैनग्रूव्स के इंक्रीज होने से कोस्टल इरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर बैम्बू फॉरेस्ट भी बढ़े हैं। ये कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स निकल करके आई फॉरेस्ट एरिया से जुड़ी हुई। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी इंडस्ट्री अगर ग्रो करनी है, कभी भी हम जब बात करते हैं कि बाज़ार में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने चाहिए, तो हमेशा वो वाली बात होती है कि यार गाड़ियाँ, पेट्रोल कार्स तब चल सकती है जब पेट्रोल पंप हो। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल तब चल सकते हैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस हो। ठीक है, अगर मैंने गाड़ी खरीदी और मैं उसको चार्ज ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं वो गाड़ी कैसे ऑपरेट करूँगा? तो इसके लिए एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत है। ईवी को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में गाइडलाइंस गवर्नमेंट लेकर के आई है कि चार्जिंग स्टेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए एक पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने रिलीज किया। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया? पावर मिनिस्ट्री ने। तो पावर मिनिस्ट्री रिलीज रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? फास्टर अडॉप्शन, कि भैया जितनी जल्दी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, लोग उतनी जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे और एमिशन कम हो जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले गाइडलाइंस अलाउ एन इंडिविजुअल और एन एंटिटी टू सेट अप चार्जिंग स्टेशंस विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ लाइसेंस। तो सबसे पहले तो चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एज लॉन्ग एज आप टेक्निकल सेफ्टी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मीट करते हो। उन्होंने जो मिनिमम स्पेसिफिकेशन सेट कर दी कि भैया इतने एरिया में होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप मीट करते हो तो आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चार्जिंग स्टेशन लगा सकते हो, ठीक है। एक तो प्रॉब्लम यहीं पर कम हो गई क्योंकि ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई यहाँ पे। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स हैं, मान लो आज मेरे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को चार्जिंग स्टेशन पे ही चार्ज करना है। मैं चाहूँ तो इस तरह का पोर्टेबल सिस्टम अपने घर पे भी लगा सकता हूँ, अपने ऑफिस में भी लगा सकता हूँ, जहाँ पर मैं खुद ही अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है, ये अलाउड है। इसके अलावा बेसिकली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि चार्जिंग स्टेशन आपको लगाना है, जैसे मान लो पेट्रोल पंप भी लगाना है तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि अब आपके पास बड़ी जगह चाहिए होती है आपको, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी चार्ज होने के लिए, तो छोटी जगह पे तो ये काम हो नहीं सकता। बड़ी जगह मतलब आपको लैंड चाहिए, और अक्सर आपको लैंड चाहिए होती है ऐसी जगहों पर जो शहर के बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली कोई आपसे 25 किलोमीटर आगे जाकर के शहर के तो गाड़ी चार्ज करवाने आएगा नहीं, तो आपको शहर के बीचों बीच आपको जगह चाहिए होती है, तो लैंड ऐसे में बहुत कॉस्टली होती है, तो इसीलिए आधी समय में ये समस्या लग नहीं पाती है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लग नहीं पाता। तो गवर्नमेंट ने एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल रखा है जिसमें गवर्नमेंट का जमीन हमारी, स्टेशन आपका, ठीक है, गवर्नमेंट कहती है जमीन हम लेकर के देंगे, ठीक है, और वो लैंड हम आपको लीज पे देंगे, ठीक है। तो लैंड अवेलेबल विद द गवर्नमेंट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। गवर्नमेंट कहता है जमीन हमारी होगी, हम आपको पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे उस पर, और एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल रखेंगे, यानी आप उससे जो गाड़ियां चार्ज करोगे, ठीक है, तो आपको क्या देना होगा, एक फिक्स्ड रेट देनी होगी, 1 रुपी पर किलोवाट आवर, जो भी आपने चार्ज किया उसका 1 रुपी पर किलोवाट आवर आपको क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट को भी इनकम होती रहेगी। अच्छा, ये किसके लिए है, ये सरकारी कंपनियों के लिए। ये जो रेट मैंने आपको बताई 1 रुपी पर किलोवाट आवर, ये तब है जब गवर्नमेंट की जमीन पे कोई गवर्नमेंट की कंपनी चार्जिंग स्टेशन लगाती है। अगर कोई प्राइवेट एंटिटी लगाती है तो ये मिनिमम रेट है। अगर कोई प्राइवेट एंटिटी इस तरह का पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाती है तो गवर्नमेंट कम से कम उससे 1 रुपये पर किलोवाट आवर लेगी, और ज्यादा का कोई अंत नहीं है, ठीक है, वो बिडिंग के हिसाब से डिफाइन होगा। 10 साल के लिए एग्रीमेंट किया जाएगा, और उसके बेसिस पे बेसिकली ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस लगाने दिए जाएंगे, तो एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। टाइमलाइंस क्या होंगी, ठीक है, आपने अगर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगा दिया है तो 7 दिन के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाएगा। जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल की उसके 7 दिन के अंदर आपको जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए जो नोडल एजेंसी बनाई है वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये सेंट्रल नोडल एजेंसी है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का काम होगा डेटाबेस मेंटेन करने का कि पूरे हिंदुस्तान में कितने पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस हैं, उनका पूरा डिटेल, उसका पूरा डेटाबेस जो होगा वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के पास होगा। दे विल रिकॉर्ड और मेंटेन अ नेशनल ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ ऑल द पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस। एज ऑफ नाउ हिंदुस्तान में तकरीबन 1028 पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस हैं। अच्छा, पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस लगाए कहां जाएंगे, तो ये कहते हैं कि कम से कम 3 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर के एरिया में हर शहर में एक चार्जिंग स्टेशन जो है वो 3 बाय 3 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए, सबसे पहली बात। फिर जो बड़े हाईवेज हैं, ठीक है, जो बड़े हाईवेज हैं उनके दोनों तरफ 25 किलोमीटर की रेंज में, हर 25 किलोमीटर की रेंज में एक ईवी चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। यानी हर 25 किलोमीटर की रेंज में जब आप हाईवेज पे जाओगे तो आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मिलना चाहिए। जो लॉन्ग रेंज व्हीकल्स है, अब ये तो हो गए पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, ठीक है, जो लॉन्ग रेंज व्हीकल्स है, मान लो ट्रक चल रहे हैं, बड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल चल रहे हैं, उनको ज़्यादा चार्जिंग की ज़रूरत होती है, तो ऐसे लोगों की रेंज भी ज़्यादा होती है। ऐसा ना, जो ट्रक की जो रेंज होगी वो कार की रेंज से ज़्यादा होगी। कार मान लो 100 किलोमीटर ही चल सकती है, तो ट्रक जो है वो शायद 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर चल पाएगा। तो इनके लिए ना 100 किलोमीटर्स पर एक चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात की है कि एवरी 100 किलोमीटर्स ऑन वन साइड ऑफ द हाईवे आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिलेगा बड़े व्हीकल्स के लिए, ठीक है। अब रोल आउट कैसे होगा, तो इन्होंने कहा है कि 2 फेजेस में हम पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। एक फेज होगा 1 से 3 साल का। इस दौरान हम ऐसे शहर कवर करेंगे जिनकी पॉपुलेशन 4 मिलियन प्लस है, यानी 40 लाख से ज़्यादा जिन शहरों की जनसंख्या है, और ऐसे शहरों को जो हाईवे जोड़ते हैं उन हाईवेज पे सबसे पहले लगाया जाएगा चार्जिंग स्टेशन। फेज 2 में फिर बचे हुए जो शहर हैं, इनके अलावा जो बड़े शहर बच जाते हैं जैसे स्टेट कैपिटल्स हैं, यूटी हेडक्वार्टर्स हैं, उन शहरों में लगाया जाएगा, और फिर उसके बाद मे बी फेज 3 में उसके बाद वाले एरियाज में कवर किया जाएगा। तो पहले फेज में
एक तरीके से मेट्रो सिटीज़ में लगाया जाएगा जहाँ 40 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। सेकेंड फेज़ में आप ये मान लो जो बचे हुए बड़े शहर होते हैं, स्टेट कैपिटल्स हैं, यूटी कैपिटल्स हैं, वहाँ पर ये लगाया जाएगा और उसके बाद फिर जा करके बाकी जगहों का नंबर आएगा। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी डे की। आर्मी डे 2021, आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल भी 15 जनवरी को हमने इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया टू कमेमोरेट जवान्स एंड इंडियन आर्मी। ये हमारा 74th आर्मी डे था और हर साल करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली कैंटोनमेंट में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगर हम इंडियन आर्मी का बैकग्राउंड देखें तो इंडियन आर्मी को अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 1 अप्रैल 1895 में पहली बार इंडियन आर्मी फाउंड की गई थी। अब आप कह सकते हो कि यार 1 अप्रैल में जब इंडियन आर्मी फाउंड की गई थी तो हम 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं? 15 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि कहने को वो इंडियन आर्मी थी बट इट वाज अगेन अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। तो पहले जो हिंदुस्तानी इंडियन आर्मी चीफ जो बने वो 15 जनवरी 1949 को ये कार्यक्रम हुआ। तो 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा पहले इंडियन कमांडर इन चीफ बने इंडियन आर्मी के, इसलिए 15 जनवरी को माना जाता है। उससे पहले सर फ्रांसिस बुचर थे। सर फ्रांसिस बुचर से चार्ज लिया के.एम. करियप्पा साहब ने और इसीलिए हर साल 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। के.एम. करियप्पा साहब अकेले इज अमंग्स द 2 इंडियन आर्मी ऑफिसर, सिर्फ 2 ऐसे इंडियन ऑफिसर्स हैं जिन्हें 5 स्टार रैंक मिली है। या तो सैम मैनेक्शॉ साहब, लेजेंडरी सैम मैनेक्शॉ साहब है फील्ड मार्शल, और या फिर फील्ड मार्शल कहा जाता है के.एम. करियप्पा साहब को। ठीक है, सिर्फ ये 2 ही लोग हैं जिन्हें फील्ड मार्शल की 5 स्टार रैंक दी गई है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया 15 जनवरी को। अच्छा, ये कुछ अपडेट्स हमने इस पीरियड के देखे। वी विल कवर मोर इन द फोर्थकमिंग वीडियोज। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।